नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता अगर क्रूड ऑयल की कभी डिस्कवरी हुई ना होती। तो दोस्तों, ये जानने से पहले हम क्रूड ऑयल की हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो 1889 वो साल था जब फर्स्ट ऑयल डिपॉजिट डिस्कवर्ड हुआ था, वो भी दिग्बोई असम में। और नेचुरल गैस इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हुई 1960s में, जब आसाम और महाराष्ट्र में गैस फील्ड की डिस्कवरी हुई। और दोस्तों, 1858 वो साल था जब फर्स्ट कंबंशन इंजन इन्वेंट हुआ था, वो भी बेल्जियम में। और दोस्तों, डीजल इंजन का इन्वेंशन किया था रुडोल्फ डीजल ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर 1890s में। दोस्तों, रुडोल्फ डीजल एक जर्मन इंजीनियर थे और डीजल का नेम भी इन्हीं के सरनेम से पड़ा था और उन्हें फादर ऑफ डीजल के नाम से भी जाना जाता है। और फर्स्ट पेट्रोल इंजन का श्रेय जाता है निकोलस अगस्त ओटो। यह भी एक जर्मनी से ही बिलोंग करते थे और पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन 1876 में ही हो गया था, जो कि डीजल इंजन से लगभग 15 साल पहले ही इन्वेंट हो गए थे। और 1886 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोटर व्हीकल स्टार्ट हुआ था और पब्लिक तक मोटर व्हीकल पहुंचाने का श्रेय जाता है कार्ल बेंज। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट करना चालू किया था डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और दोस्तों, यूएसए पेट्रोलियम का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। यूएसए के बाद चाइना और इंडिया आता है लार्जेस्ट कंज्यूमर में। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। दोस्तों, क्रूड ऑयल बनना कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसे बनने में मिलियन साल लग जाते हैं। क्रूड ऑयल बनता है जब एनिमल और प्लांट किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और फिर लाखों सालों में धीरे धीरे जब उनकी बॉडी पूरी तरह से सैंड और रॉक्स के साथ कवर हो जाती है और उसके बाद उस जगह बनता है एक ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर। लाखों सालों तक ये हीट और प्रेशर ऐसे ही बना रहता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है कैटाजेनेसिस। और कैटाजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो बन जाते हैं हाइड्रोकार्बन। और दोस्तों, उसके बाद हाइड्रोकार्बन अपने आसपास का हीट, प्रेशर और एनवायरनमेंट के तहत किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या होता अगर क्रूड ऑयल की कभी डिस्कवरी हुई ना होती। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर क्रूड ऑयल से सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी देश को होता है तो वो है मिडिल ईस्ट की अरब कंट्रीज़, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई जैसी कंट्री, जो कि आज इतने अमीर देश बन चुके हैं। उसमें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का ही हाथ है। बंजर ज़मीन जहाँ एग्रीकल्चर ना के बराबर हो और वहीं पीने तक का पानी ना होना, ऐसी सिचुएशन में कैसे कोई देश डेवलप्ड हो सकता है। लेकिन ऑयल रिवॉल्यूशन ने इनकी एक तरह से किस्मत ही बदल के रख दी। तो दोस्तों, पहला इम्पैक्ट पड़ता है इन्हीं अरब कंट्रीज़ पर। इनकी हालात शायद अभी वैसे ही होते जैसे कि अफ्रीका के कुछ देशों के हैं और बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब जैसी आलीशान मोनूमेंट्स भी शायद हमें देखने को ना मिलती। दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, अगर पेट्रोल व्हीकल नहीं होते तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आज मोटर व्हीकल एग्जिस्टेंस में नहीं आते। अगर पेट्रोल व्हीकल डेवलप ना हुए होते तो मोटर इंजीनियर खाली तो बैठे नहीं रहते, तो जाहिर सी बात है हमें किसी और तरह के व्हीकल देखने को मिलते सड़कों पे। वो शायद हाइड्रोजन से चलने वाले या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी हो सकते। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें आज देखने को मिल रहे हैं वो शायद 30 से 40 साल पहले ही देखने को मिल जाते। और दोस्तों, फ्यूचर इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोजन व्हीकल का ही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब पेट्रोल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है जो कि अगर एक बार ख़त्म हो जाती है तो उसके बनने में लगभग लाखों सालों का वक्त लगता है। दोस्तों, इसका एक इम्पैक्ट पेट्रोल पंप्स पे भी देखने को मिलता है। हमें पेट्रोल पंप्स ना देखने को मिलते और शायद इनकी जगह हमें चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलते। और वहीं साथ में इन्वायरमेंट पे भी पॉजिटिव असर देखने को मिलता। एयर पॉल्यूशन कम होता मौजूदा समय से। और एक रिसर्च के अनुसार यह मालूम पड़ा है कि 27% ऑफ एयर पॉल्यूशन का कारण व्हीकल से निकलने वाली एग्जॉस्टिंग गैस ही होती है। दोस्तों, जब फॉसिल फ्यूल का कंबंशन होता है तो उससे एक कलरलेस गैस निकलती है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी खतरनाक होती है जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है। अंदर जाते ही इसका पहला काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करना, जो कि एक बड़ा कारण बनती है बाद में हार्ट और ब्रेन डिस्फंक्शन में।
इससे बचने के लिए गवर्नमेंट भी कई स्टेप्स उठाती रहती है ताकि पब्लिक को जागरूक किया जा सके इन्वायरमेंट की तरफ, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना, पर्सनल व्हीकल जितना कम हो सके उतना यूज़ करना, छोटी दूरी तय करनी हो तो पैदल या साइकिल का यूज़ करना, जिससे कम अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन हो और एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक सेफ हो सके। और आजकल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। लेकिन दोस्तों, पेट्रोल व्हीकल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ जाना पॉल्यूशन रोकने के लिए ये भी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी चार्ज करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें और कोल कंजप्शन बढ़ाना होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इंडिया कोल से ही रिसीव करता है और कोल जलाने से भी पॉल्यूशन ही होता है। तो फिर अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बनाना चाहती है तो काफ़ी पैसा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ेगा, खासकर रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे सोलर पैनल और विंड मिल, जो हमें लगातार बिना पॉल्यूशन के एनर्जी देते रहें। इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री और वेस्टर्न राजस्थान के कारण इंडिया एक ग्रेट सोर्स है विंड और सोलर एनर्जी का। फ्यूचर में हमें ज़रूर दिखेगा कि भारत विंड और सोलर एनर्जी में डोमिनेट करे बाकी देशों को, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहीं से रिसीव करी जाएगी और डैम एनवायरनमेंट पे भी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।